हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग ठीक होंगे। और आज हमारा जीएस घूरिए का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग को पढ़ना है घूरिए का ग्रामीण नगरीय निरंतरता। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ते हैं पहले ग्रामीण नगरीय शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या तात्पर्य है घूरिए के अनुसार। तो घूरिए बोलते हैं कि ग्रामीण नगरीय शब्द का तात्पर्य एक ऐसी दशा अथवा संरचना से है जिसमें गांव तथा नगर की मिली जुली विशेषताओं का रूप देखने को मिलता है। प्रोफेसर घूरिए ग्रामीण और नगरीयों जो नगरीय संरचना है उसको पूरी तरह से एक दूसरे से भिन्न नहीं मानते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय संरचना के बीच पाई जाने वाली निरंतरता को स्पष्ट करना है। ठीक है, जैसे ग्रामीण और नगरीय, घूरिए कहते हैं ग्रामीण और नगरीय जो संरचना है वो अलग अलग उनकी विशेषताओं के रूप में अगर हम देखें तो अलग अलग संरचना है, लेकिन घूरिए कहते हैं कि अगर ग्रामीण और नगरीय संरचना को अगर हम देखते हैं, घूरिए बोल रहे हैं, तो वो एक दूसरे से अलग नहीं है, यानी दोनों का एक दूसरे में मिला जुला रूप देखने को यहाँ पर मिलता है। फिर घूरिए ने तुलनात्मक रूप से जो ग्रामीण व्यवस्था है या ग्रामीण संरचना है उसकी विशेषताओं का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। तो ग्रामीण संरचना की जो विशेषताएं हैं घूरिए के अनुसार, उसमें सबसे पहली विशेषता है जाति संस्तरण। ठीक है, तो जाति संस्तरण के बारे में पता ही होगा आप लोगों को, जैसे उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में परस्पर जो संस्तरण है स्टेप बाय स्टेप ऊंच नीच का बनाया जाता है। जैसे ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति, उच्च जाति, उसके बाद आते हैं आपका क्षत्रिय यानी ठाकुर वगैरह, और उसके बाद वैश्य, उसके बाद आपका निम्न जाति जो अनुसूचित जनजाति के नाम से जानी जाती है। इसके बाद बोलते हैं कि ग्रामीण जो संरचना है, घूरिए बोल रहे हैं जो ग्रामीण संरचना है उसमें अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, यानी कि जो इनका संबंध है वो उनकी आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि जो यहाँ जो सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन है उससे प्रभावित होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से बहुत लोगों को जो उसकी परिस्थिति है उसको उच्च माना जाए, बल्कि ये परिस्थिति कहाँ से उच्च मानी जाएगी, जिसकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति ऊंची है उसको वहाँ पर उच्च स्थान दिया जाता है। मूल्य संरचना, घूरिए कहते हैं कि प्रत्येक वंश परंपरा में उसके गांव के अनुसार कुछ परंपराएं बनाई जाती हैं और इन परंपराओं का प्रत्येक गांव को अपनी अपनी परंपराओं का पालन करना अनिवार्य समझा जाता है। आर्थिक संरचना की अगर बात करें ग्रामीण समुदाय में, तो इनकी जो आर्थिक संरचना है वो कृषि है, मुख्य रूप से कृषि है, और कृषि से जुड़े हुए जो अन्य व्यवसाय हैं वो यहाँ पर आर्थिक संरचना को पूर्ण करते हैं। जजमानी व्यवस्था यहाँ पाई जाती है, अर्थात जो विशेष जो अनुष्ठान होते हैं या समारोह होते हैं, शादी होती हैं, त्यौहार होते हैं, वो यहाँ पर जो व्यक्ति जो परिजन होते हैं तथा लेने वाले को जजमान कहते हैं, यानी कि जो सेवाएं ले रहा है उसको जजमान कहते हैं और जो सेवाएं दे रहा है उसको यजमान कहते हैं। तो ये इन्होंने कहा है कि ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बताते हैं कि जैसे शादी समारोह होते हैं तो वहाँ पर जो परिजन होते हैं वो क्या करते हैं, परिजन कौन हो गया, धोबी हो गया, नाई हो गया, कुम्हार हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं शादी में अपनी सेवाएं देते हैं, और जो लोग इनको इसके बदले जो सेवाएं ले रहे हैं इसके बदले ये इनको अनाज देते हैं, पैसा देते हैं, कपड़े देते हैं, तो ये लोग क्या हुए, जजमान। तो ये लोग जजमान होते हैं और जजमानी व्यवस्था में सेवाओं के बदले में कुछ अनाज या पैसे दिए जाते हैं।
घूरी ने लिखा है कि गांव एक ऐसा समुदाय है जिसमें जातिगत विभिन्नताओं के बाद भी उनके निवासियों के प्रति निहित निष्ठा का भाव एक दूसरे से उन्हें जोड़े रखता है। ठीक है, जातिगत भिन्नता होते हुए भी लोग यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर गांव में आप जाइए तो वहाँ गांव के लोग परस्पर पर्सनली रूप से आपको, व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं। आपके जो है ना मामा क्या करते हैं, आपके बाबा क्या करते हैं, आप किसी एक से पूछिए किसी घर जाकर कि उसका घर कहाँ है, वो आपको घर तक छोड़ के आता है यहाँ पर। तो ये जो अनौपचारिक संबंध हैं वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर जातिगत विभिन्नताओं से परे यहाँ एक दूसरे के प्रति निष्ठा पाई जाती है। उन्होंने कहा कि अगर इस घुरी बोलते हैं कि जो जातिगत भिन्नताओं के आधार पर जो एकता पाई जा रही है, इसको हम संरचनात्मक एकता भी कह सकते हैं, जो संरचना में पाई जा रही है। अगर नगरीय संरचना की विशेषता की बात करते हैं तो प्रोफेसर घुरिये ने एनाटॉमी ऑफ रूरल अर्बन सोसाइटी उनकी बुक है, और एक दूसरी बुक है उनकी सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, इसमें उन्होंने नगरीय विशेषताओं का उल्लेख किया हुआ है। तो घुरिये ने जो नगरीय विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहला उल्लेख किया है जनसंख्या की अधिकता। घुरिये कहते हैं किसी भी नगर की जो जनसंख्या होती है वो गांव की अपेक्षा बहुत अधिक होती है और इनकी संख्या लाखों से करोड़ों के रूप में हो सकती है। अगला बोलते हैं वो, यहाँ जनसंख्या जो भिन्नता है वो यहाँ पाई जाती है, अर्थात यहाँ का जो जीवन है लोगों का आपस में मिलता जुलता नहीं है। इनकी जीवन शैली ले लीजिए, इनका धर्म ले लीजिए, इनकी जाति ले लीजिए, या इनका व्यवसाय ले लीजिए, ये इसमें सभी प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है ना। समरूपता नहीं पाई जाती, विभिन्नता यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम गांव की अपेक्षा नगरों को देखें तो यहाँ नगरों में संचार के साधन बहुत अधिक होते हैं। संचार के साधनों और सुरक्षा के कारण यहाँ जो उत्पादन की क्षमता है वो अधिक होती है, यानी कि फैक्ट्री होती हैं, व्यक्ति जरूरी यहाँ पर कृषि कार्य के अतिरिक्त यहाँ पर फैक्ट्री है और अन्य जो संसाधन है वहाँ से जुड़े होकर अपना रोजगार पैदा करते हैं। आगे वो कहते हैं कि यहाँ पर जो नगरीय संरचना है वहाँ पर स्थानीय और सामाजिक दोनों ही प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है। स्थानीय कैसे, आप एक नगर से दूसरे नगर में जा सकते हैं। सामाजिक गतिशीलता, आप अपनी आमदनी ऊंची कर लीजिए, है ना, आमदनी ऊंची हो गई आपकी तो आपकी क्या हुई, सामाजिक गतिशीलता बढ़ गई, आपकी ऊंची हो गई, तो आपकी परिस्थिति के हिसाब से आपकी जो सामाजिक स्टेटस है, बिलोंग जिसमें आप करते हैं, वो ऊंचा हो जाता है। लेकिन गांव में ये चीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन शहरों में अगर हम इसकी बात ध्यान से देखें तो यहाँ पर शहरों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो स्टेटस है उसकी अपेक्षा आर्थिक स्टेटस ज़्यादा मायने रखता है। वर्ग व्यवसाय की अगर व्यवस्था की बात करते हैं, वर्ग व्यवस्था की बात करते हैं तो शहरों में वर्ग व्यवस्था के 3 रूप पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 3 रूप पाए जाते हैं। पहला उच्च वर्ग, जिसमें जो आपके मालिक हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, वो आते हैं। सेकेंड है आपका मध्यम वर्ग, जिसमें खिलाड़ी से लेकर अभिनेता या जो वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ऊंचे ओहदे पे काम करते हैं, IAS PCS हो गए, ये सब इस वर्ग में आते हैं। निम्न वर्ग, अकुशल वर्ग जो होता है वो निम्न वर्ग में आता है और इनकी आय सबसे कम होती है। अगला है नगरीय संरचना में न्यूक्लियर फैमिली को अधिक महत्व दिया जाता है ना। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि केंद्रक परिवार। अगर हम गांव की बात देखते हैं तो वहाँ संयुक्त परिवार की जो संरचना है वो पाई जाती है, लेकिन अगर नगरों वहाँ की तुलना में नगरों में देखें तो यहाँ न्यूक्लियर फैमिली अधिक पाई जाती है, न्यूक्लियर फैमिली को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रोफेसर घुरिये का कहना है कि इन समुदायों के प्रतिमानों की विशेषताओं के आधार पर हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। अर्थात अगर हम इनके प्रतिमान देखें, इनकी विशेषताएं देखें, तो हम इसके आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि जो नगरीय संरचना है वो अलग है और ग्रामीण जो संरचना है वो अलग है। दोनों को आप घुरिये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकती हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग
नहीं किया जा सकता है। घूरिये कहते हैं अब जो शहरों की विशेषताएं थी, पहले जो ग्रामीण संरचना थी उसमें बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं शहरों से निरंतरता के कारण, क्योंकि गांव के लोग शहर आते हैं और शहर के लोग गांव भी जाते हैं किसी न किसी काम की वजह से। तो जो इन दोनों की परस्पर जो मिलन होता है, वहाँ से अगर हम देखें तो ग्रामीण संरचना में बहुत से परिवर्तन देखने को अब मिल रहे हैं। पहले क्या था, जो ग्रामीण संरचना थी वहाँ पर कृषि को उपभोग के रूप में आजीविका के रूप में उपार्जित किया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब इससे लाभ की प्रवृत्ति जुड़ गई है। अब वहाँ उपभोग के बजाय लाभ की प्रवृत्ति जुड़ गई है। वहाँ पर आप लोग केवल उपभोग नहीं करते हैं, उसको बेचने के लिए जो अनाज है उनका, उसको बेचने के लिए मंडी या बाजार की व्यवस्था वो करते हैं। लोकतांत्रिक संरचना के अगर आधार पर हम देखते हैं तो अब गांव के लोगों में जो राजनीतिक दलों के प्रभाव हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव देख लीजिए और चाहे जिला परिषद का चुनाव देख लीजिए, वहाँ पर इन चीज़ों का पर्याप्त प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। राजनीतिक दल भी अब शहरों की अपेक्षा जो गांव हैं वहाँ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। नगरों की तरह वहाँ भी गुटबंदी देखने को मिलती है। हर एक व्यक्ति वहाँ पर किसी न किसी पार्टी के प्रति श्रद्धा रखता है और ये ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, वहाँ यहाँ कोई चुनाव होता है, तब ये गुटबंदी जो होती है ये साफ तौर पे देखने को वहाँ पर मिलती है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे के विरोध में खड़ा होता है। कभी कभी ये संघर्ष का रूप भी धारण कर लेता है। नगरों की तरह वहाँ जो होता है कार्यक्रम, जो नगर में कार्यक्रम चल रहे हैं, अब गांव में भी विकास के कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विकास के कार्यक्रमों को चलाने का प्रभाव ये पड़ा है गांव में कि जो ग्रामीणों में परंपरागत मूल्य थे वो अब चेंज हो रहे हैं, उनके प्रति निष्ठा लोगों की कम हो रही है। हर व्यक्ति अपने आप को सुदृढ़ करना चाहता है, तो वहाँ पर जो परंपरागत मूल्य थे, जैसे कि आनुवांशिक, आपका देख लीजिए आनुवांशिक जो व्यवसाय था, या उच्च वर्ग के प्रति जो निष्ठा थी कि और खेती हर मजदूर थे, तो यहाँ पर आपको बहुत चेंजेस देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। प्रोफेसर घूरिये अंत में यह निष्कर्ष देते हैं कि ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय का अध्ययन इन्हें एक दूसरे से पृथक न करके सामाजिक और सांस्कृतिक निरंतरता के रूप में करना आवश्यक है। प्रोफेसर घूरिये का ये सुझाव है और ये निष्कर्ष भी वो देते हैं अपने अध्ययन के बाद कि दोनों का एक दूसरे से अलग अलग अध्ययन करने के बजाय एक दूसरे को मिलाकर अध्ययन करना चाहिए, ताकि वहाँ की जो सांस्कृतिक और सामाजिक निरंतरता है उसके रूप में यह अध्ययन किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी.एस. घूरिये का 3rd पार्ट में। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और इस जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबा दीजिएगा, ताकि ये आपको जो नोटिफिकेशन है आपको मेरे वीडियो की वो अगली वीडियो में मिल जाए। जिन स्टूडेंट ने मेरे सब्सक्राइब्स को लाइक किया है, कमेंट्स किया है, उन सभी स्टूडेंट को थैंक यू। और हम लोग इसी तरह आगे भी पढ़ाई करते रहेंगे। और जिन बच्चों को अगर कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ समाजशास्त्र से संबंधित कुछ चाहिए तो वो मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को तैयारी करने के लिए टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है वो भी कमेंट करके हमें बता दें। अगर इनकी संख्या ज़्यादा होती है तो हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग जैसा भी हो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, तो हम लोग उस पर तैयारी शुरू कर देंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं और आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबको धन्यवाद। आपने जो वीडियो देखा है उन सभी स्टूडेंट और उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। इसके लिए आपको थैंक यू।